हेलो एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक हैं और बहुत अच्छे से आपकी तैयारियां चल रही हैं। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है समाजवाद। ठीक है, सोशलिज्म के बारे में बात करेंगे जो कि आपके नेट के सिलेबस में लगा है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट किए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और आपको एक बात बता दूं, समाजवाद के बारे में, सोशलिज्म के बारे में हम दो वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट बी। ठीक है, क्योंकि एक लेंदी टॉपिक है, इसलिए आपको अच्छे से समझ आए ये सोचकर मैं समझता हूँ कि इसके हमें दो वीडियोज़ बनाने चाहिए। ठीक है, तो पार्ट 1 आज हम करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो पार्ट 2 होगा जिसमें हम इसको कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो समाजवाद, सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म क्या एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत है। ठीक है, जिसके द्वारा समाज में उत्पादन, जो आपका प्रोडक्शन होता है, ठीक है, प्रोडक्शन के सोर्सेज क्या हैं, वितरण के सोर्सेज क्या और विनिमय एक्सचेंज के सोर्सेज क्या है। ठीक है, ये जो सोर्सेज होते हैं इस पर जो है एक सार्वजनिक स्वामित्व की बात की जाती है। ठीक है, कहीं ना कहीं एक पब्लिक ओनरशिप की बात की जाती है आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे। ठीक है, समाजवाद के अंतर्गत। लेकिन आप ये समझिए कि समाजवाद के अंतर्गत या समाजवाद की उत्पत्ति क्यों होती है। ठीक है, किस लिए ये बात की जाती है कि आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो सोशल ओनरशिप होनी चाहिए। ठीक है, ये परिणाम है पूंजीवाद का। ठीक है, पूंजीवाद किसका परिणाम है? व्यक्तिवाद का। व्यक्तिवाद किसका परिणाम है? उदारवाद का। और उदारवाद किसका परिणाम है? सामंतवाद का। तो इस तरह से एक सीक्वेंस वाइज जो इंसिडेंट होते रहे हैं। ठीक है, जिसके बाद एक से एक विचारधारा का जन्म होता गया। ठीक है, जैसे आपको पता है कि सामंतवाद के रिएक्शन के तौर पर उदारवाद का जन्म होता है, जिसमें व्यक्ति के स्वतंत्रता की बात की गई, व्यक्ति के विवेक की बात की गई। ठीक है, जिसमें ये माना गया कि व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति को विवेकशील प्राणी है जो अपना अच्छा बुरा सब कुछ भली भांति जानता है और वो खुद अपने स्तर पर जो है अपने लिए अच्छे निर्णय ले सकता है। ठीक है, और यहाँ पे बात की गई उदारवाद के अंतर्गत कि जो व्यक्ति है उसके आर्थिक क्षेत्रों में जो है लेजर फेयर की एक पॉलिसी की बात की गई थी एडम स्मिथ के द्वारा। ठीक है, जो जिनकी एक बुक आई थी, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में। ठीक है, और एडम स्मिथ ने जो लेजर फेयर की जो बात की थी उसमें यही बात कही गई थी कि व्यक्ति के आर्थिक क्षेत्र में राज्य का कोई भी किसी भी तरीके से हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके चलते क्या होता है कि व्यक्तिवाद का कहीं ना कहीं एक इमर्जेंस होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं व्यक्ति को समाज से ऊपर या सर्वोपरि माना जाने लगा। राज्य और समाज को व्यक्ति के सबॉर्डिनेट कर दिया गया। ठीक है, ये माना गया कि व्यक्ति से ही सब कुछ है। ठीक है, अगर व्यक्ति है तो ही समाज है, व्यक्ति है तो ही राज्य है। ठीक है, और राज्य या समाज का जो मुख्य काम है वो क्या होगा? वो व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करना होगा। राज्य एक पुलिस स्टेट का काम करेगा जो ये देख रेख करेगा कि व्यक्ति के अधिकारों के साथ कहीं पे कोई उल्लंघन ना हो और व्यक्ति के अधिकारों का किसी भी तरीके से कोई हनन ना करे। ठीक है, या राज्य इस तरह की पॉलिसीज़ बनेगा जैसे एडम स्मिथ के बारे में हमने देखा, जेरमी बेंथम, ठीक है, यूटिलिटेरियनिज्म के फादर, जैसे वो कहते हैं कि राज्य क्या करेगा? सिर्फ ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगा जो व्यक्ति के हित में काम करेगी। ठीक है, जिससे व्यक्ति के सुख में बढ़ोतरी हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या देखने को मिला हमें उदारवाद के दौर में कि व्यक्ति को जो है सर्वोपरि माना गया था। ठीक है, उस व्यक्तिवाद की वजह से क्या हुआ? समाज में पूंजीवाद आ गया। मतलब जिनके पास ज़्यादा साधन थे, ठीक है, सोर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, उन्होंने तो अपनी अच्छी खासी तरक्की कर ली। लेकिन जो लोग जो है सोर्स लेस थे, जिनके पास उत्पादन के साधन नहीं थे, उनका क्या? ठीक है, उनका जो है बड़े स्तर पर जो पूंजीपतियों के द्वारा शोषण हुआ है और अब उन्हीं के लिए आप यूँ समझिए कि समाजवाद की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, जो ये बात करती है कि जो आपके उत्पादन के जो साधन है, विनिमय और वितरण के साधन हैं, वो जो है अब प्राइवेट ओनरशिप से वो जो सोशल ओनरशिप में आने, निजी स्वामित्व की जगह अब सार्वजनिक स्वामित्व जो है उन उत्पादन के साधनों पर होना चाहिए। और इस तरह की नीतियाँ, इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जानी चाहिए जिससे व्यक्ति का जो एक अपना, यूँ समझिए कि व्यक्ति का जो अपनी कैपेसिटी है, ठीक है, व्यक्ति के अंदर जो भी प्रतिभा है उस प्रतिभा को अच्छे से वो निखार पाए। उस प्रतिभा के तौर पर वो जो है अपना जो भी अपने विकास के लिए कर सकता है उसके लिए वो सारे अवसर प्रोवाइड करेगा राज्य या सरकार। ठीक है, या जो भी शासन, जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है आपका, ठीक है, वो उस तरह की पॉलिसीज़ बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अवसर की बात की जाती है व्यक्ति के लिए और समानता की बात की जाती है। देखिए, वितरण का नियम क्या रहेगा इसमें कि प्रत्येक से अपनी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को अपनी आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, समाजवाद में क्या होगा? वितरण किस तरह से किया जाएगा? प्रत्येक से अपनी क्षमता के अनुसार, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उससे सिर्फ उतना लिया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए टैक्स की बात की जाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जी अमीर पे अगर मान लो जी
जितना टैक्स है उतना ही गरीब पे भी नहीं। अमीर की उतनी ज़्यादा कैपेसिटी, वो ज़्यादा टैक्स दे सकता है, लेकिन गरीब की जो है उतनी कैपेसिटी नहीं है, इसीलिए गरीब से जो कम टैक्स ले रहे जितनी से उसकी क्षमता है। दूसरी बात, प्रत्येक को अपनी आवश्यकता के अनुसार, कि भाई जिसको जितनी आवश्यकता है ना उसको एटलीस्ट उतने साधन आप प्रोवाइड करवाएं, ठीक है, उसको उतना बंटवारा उसको करें, ठीक है। तो ये जो है मुख्य बात की जाती है समाजवाद के अंतर्गत, प्रत्येक से अपनी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को अपनी आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। ये नियम है वितरण का समाजवाद के अंतर्गत, ठीक है, जो माना जाता है। और इनका ये मानना, जो भी समाजवाद के समर्थक उनका ये मानना है, ठीक है, कि सच्ची जो स्वतंत्रता वो सिर्फ और सिर्फ समाजवाद में ही पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि देखिए पूंजीवाद और व्यक्तिवाद दोनों को इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। क्यों? क्योंकि व्यक्तिवाद और पूंजीवाद में जहाँ पे आप व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली वास्तव में व्यक्तियों की नहीं, लेकिन पूंजीपतियों की स्वतंत्रता है, ठीक है, वो भी उनके आर्थिक क्षेत्र में ज़्यादातर, ठीक है। तो यहाँ पे आम जन, जो हम जनसाधारण थे, उनकी स्वतंत्रता की तो यहाँ पे कहीं पे बात ही नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पे इनका ये मानना है, जो इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं समाजवादी, ठीक है, क्योंकि समाजवादियों का मानना है कि भाई उदारवाद जब आया उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता की तो बात की गई, लेकिन किन व्यक्ति की, उसका फ़ायदा किन व्यक्ति को पहुंचा? जो आपकी कैपिटलिस्ट है, जो पूंजीपति थे, ठीक है। आम जन को जो उसका कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, बजाय इसके कि आम जन जो है और ज़्यादा डोमिनेट हुए, उनका काफ़ी हद तक उनको जो है एक्सप्लॉइट किया गया है, ठीक है। इसलिए अगर जो सच्ची स्वतंत्रता जो हर व्यक्ति को मिले, पूरे समाज को मिले, तो वो कहाँ संभव है? वो सच्ची स्वतंत्रता सिर्फ और सिर्फ समाजवाद में ही संभव है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे समाजवाद की मुख्य परिभाषाएं, ठीक है। देखिए परिभाषाएं क्यों समझना ज़रूरी है, क्योंकि परिभाषाओं को जो है कोटेशन बनाकर जो है कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। CEM जोड़ की जो पहली परिभाषा भी इन्होंने समाजवाद को इस तरह से परिभाषित भी किया, और आप यूँ समझिए कि एक उनकी कोटेशन है कि समाजवाद क्या है। और कई बार ये कोटेशन भी जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछी गई है कि किसने ऐसा कहा कि जो समाजवाद है वो एक ऐसी टोपी के समान है जिसकी शक्ल अत्यधिक धारण किए जाने के कारण बिगड़ गई है, ठीक है। तो देखिए कितनी डिफरेंट सी इन्होंने ये एक कोटेशन दी है, ठीक है, जिसमें इन्होंने समाजवाद को डिफाइन करने की कोशिश की है कि समाजवाद क्या है? एक ऐसी टोपी है जिसको आप यूँ समझ लें कि सभी कई सारे लोगों ने उस टोपी को पहना है, सबके सिर का जो साइज़ था वो अलग अलग था। अब क्या हुआ कि उस टोपी का जो आकार जो है बिगड़ गया है। तो समझ लीजिए समाजवाद की जो विचारधारा है उसको एक नहीं, अलग अलग लोगों ने जो अलग अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की। समाजवाद के ही अपने आप में बहुत सारे रूप हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसे सिंडिकलिज्म है ना, गिल्ड सोशलिज्म है, ठीक है, उसके बाद जर्मन सोशलिज्म है, ठीक है। तो इस तरह से बड़े सारे सोशलिज्म हैं, ठीक है। तो इसीलिए CEM जोड़ ये कहते हैं कि समाजवाद को किसी एक व्यक्ति ने यूज़ नहीं किया, बल्कि इसकी परिभाषा को जो कई सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से दिया है और अपने अपने विचारों में समाजवाद को कहीं ना कहीं डिफाइन करने की कोशिश की है। जिस वजह से क्या हुआ, ये जो है एक ऐसी टोपी बन गई जिसका आकार जो क्यों बिगड़ गया, क्योंकि उसको अत्यधिक प्रयोग किया गया, वो भी अलग अलग लोगों के द्वारा, ठीक है। इसीलिए समाजवाद भी एक ऐसी विचारधारा बन चुकी है, ठीक है, जो उस टोपी की तरह ही बिगड़ चुकी है, ठीक है। ये बात CEM जोड़ कहते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखने लायक बात है। दूसरे हम प्रूदो की बात करें, देखिए प्रूदो एक एनार्किस्ट है, अराजकतावादी हैं, ठीक है, जो ये मानते हैं, अराजकतावादी जो लोग होते हैं वो राज्य को नहीं मानते, ठीक है। पहली बात तो ये है कि वो ये मानते हैं कि स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए, ठीक है, ऐसी सोसाइटी जिसमें राज्य नहीं होगा। अब प्रूदो क्या मानते हैं? प्रूदो कहते हैं कि सभी प्रकार की संपत्ति चोरी है। बहुत बड़ी कोटेशन मैंने प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में भी देखी कि इस तरह की कोटेशन किसने दी है या किसने कहा कि सभी प्रकार की संपत्ति चोरी है, तो ये प्रूदो ने कहा है, ठीक है। तो प्रूदो एक एनार्किस्ट है, लेकिन इनके विचारों में कहीं ना कहीं एक समानता की बात की गई है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं समाजवाद को दर्शाती है, ठीक है। इमाइल का क्या कहना था कि समाजवाद का अभिप्राय है श्रमिकों के ऐसे संगठन से, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है? पूंजीवादी संपत्ति को सामाजिक संपत्ति में परिवर्तित करने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना है, ठीक है। एक ऐसा संगठन है, एक श्रमिकों का एक ऐसा संगठन है जो जिसका उद्देश्य क्या है? राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना। लेकिन वो क्यों करना चाहते हैं? वो इसीलिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं ताकि जो पूंजीपति संपत्ति, जो कैपिटलिस्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको जो है कहीं ना कहीं सामाजिक सोशलिस्ट प्रॉपर्टी में जो है परिवर्तित किया जाए, ठीक है। तो देखिए डिफरेंट सी कोटेशन है, बहुत अच्छे से ये समझ आने वाली भी है और याद होने वाली भी है, जो किसने दी है? इमाइल ने दी है, ठीक है। अब अगर इसकी साधारण तौर पर एक एकेडमिक डेफिनेशन देखें तो समाजवाद क्या है, जिसको इंग्लिश में हम सोशलिज्म कहते हैं, जो कि सोशियस वर्ड से निकला है और जिसका मतलब क्या है? समाज, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे तीन चीज़ें याद रखनी है कि ये किसने कहा कि समाजवाद एक ऐसी टोपी के समान है जिसकी शक्ल अत्यधिक धारण किए जाने के कारण बिगड़ गई है, वो CEM जोड़ ने कहा है, ठीक है। प्रूदो ने सभी प्रकार की संपत्ति चोरी है ये वर्ड कहा है, ठीक है। और इमाइल ने किस तरह से माना कि समाजवाद मतलब एक श्रमिकों का एक ऐसा संगठन
जिसका उद्देश्य क्या है, पूंजीवादी संपत्ति को सामाजिक संपत्ति में परिवर्तित करने के लिए राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करना। ठीक है, आगे हम देखते हैं समाजवाद के मुख्य तत्व। ठीक है, देखिए कई बार आपको अगर डेफिनेशन समझ ना आए या आपको उसकी बेसिक सी थ्योरी समझ ना आए तो समाजवाद तो कोई भी विचारधारा हो, ठीक है, ना सिर्फ समाजवाद, तो आप क्या करिए, आप उसके जो सेंट्रल टीनेट्स हैं, सेंट्रल आइडियाज़ है, उसको आप अलग अलग कर दो। ठीक है, और आपको अच्छे से मतलब वो शब्द समझ आएंगे और ये समझ आ जाएगा कि विचारधारा क्या कहना चाहती है। ठीक है, देखिए समाजवाद में मुख्यतः जो हम यहाँ पे 5 तत्व देखते हैं। ठीक है, जो 5 इसके मेन कंपोनेंट या एलिमेंट आप माने, सबसे पहले कम्युनिटी की बात होती है। जैसे इसके विपरीत अगर हम देखें इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, जो व्यक्तिवाद है, जिसमें मैंने क्या देखा था कि वहाँ पे व्यक्ति को जो सर्वोपरि माना जाता है। ठीक है, व्यक्ति ही सर्वोपरि और व्यक्ति को जो है एंड माना जाता है, और समाज या समुदाय को क्या माना जाता है, उसका एक साधन माना जाता है व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति का। लेकिन समाजवाद बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे कम्युनिटी को आगे लेके चला जाता है, मतलब व्यक्ति से पहले है समुदाय, व्यक्ति से प्राथमिक है समुदाय, मतलब व्यक्ति बाद में समुदाय पहले। ठीक है, तो यही बात कहीं ना कहीं आपके समुदायवादी लोग भी करते हैं, जो कम्युनिटेरियन है, ठीक है, वो भी यही बात कहते हैं कि आपका जो समुदाय है वो व्यक्ति से पहले किसी न किसी तरीके से जो व्यक्ति की जो एग्जिस्टेंस है वो कहाँ पे संभव है, सिर्फ और सिर्फ समुदाय में। समुदाय के बाहर व्यक्ति का कोई भी मतलब अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जैसे मान लीजिए अरिस्टोटल ने क्या कहा था कि हम सामाजिक प्राणी हैं। ठीक है, हम कैसे चलते हैं, एक दूसरे के कॉपरेशन से, सहयोग से चलते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए दूसरा जो कंपोनेंट है इसका वो है सहयोग, कॉपरेशन। तो समाजवाद के अंतर्गत ये माना जाता है कि हम लोगों के बीच एक सोसाइटी में रहते हुए एक दूसरे के अंदर कॉपरेशन देखने को मिलता है। तो वो सिर्फ कॉपरेशन ही होना चाहिए, ना कि कंपटीशन। जो कंपटीशन कहाँ था, कैपिटलिज्म में था। ठीक है, और लिबरलिज्म में था। वो सोसाइटी ऐसी सोसाइटी हो चुकी थी जिसमें व्यक्तियों के बीच जो कंपटीशन शुरू हो चुका था, उस कंपटीशन की मार नहीं क्या किया, जो पूंजीपति थे वो आगे निकल गए, गरीब बेचारे गरीब होकर रह गए। ठीक है, गरीब ज़्यादा गरीब हो गए, अमीर ज़्यादा अमीर हो गए। ठीक है, तो उस कंपटीशन की जगह जो है यहाँ पे समाजवादी क्या बात करते हैं, कोऑपरेशन की बात करते हैं, सहयोग की बात करते हैं कि एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए। तीसरी इक्वालिटी, समानता की बात करते हैं। ठीक है, जो कि समाजवाद का मुख्य तत्व है, समानता, जिसमें खासतौर पर कौन सी समानता की बात की जाती है, आर्थिक समानता की बहुत यहाँ पे बात की जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारा जो आप समझिए कि समाजवाद का जो है मुख्यतः जो इमरजेंस है वो पूंजीवाद के खिलाफ ही, और पूंजीवाद सारा क्या है, ये एक इकोनॉमिक सिस्टम ही तो है जिसमें इकोनॉमी किसके हाथ में है, कुछ एक प्राइवेट ओनरशिप में है। ठीक है, प्राइवेट हैंड्स में ही तो सारी सेंट्रलाइज्ड है आपकी सारी इकोनॉमी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो है इकोनॉमिक तौर पर जो समानता की बात की जाती है समाजवाद के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट इसका टीनेट है सोशल क्लास। ठीक है, सामाजिक वर्ग की यहाँ पे बात होती है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका सामूहिक स्वामित्व। तो वही बात आ गई कि आपका जो ओनरशिप है ना वो सामूहिक कलेक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हाथ में ही जो है मतलब कहीं ना कहीं आपके सोर्सेज रहें। ठीक है, तो यहाँ पे एक सामूहिक स्वामित्व की भी बात हो रही है। ठीक है, और सोशल क्लास की भी बात हो रही है। ठीक है, कि यहाँ पे समाजवाद के अंतर्गत देखिए ना तो कोई आर्थिक तौर पर कोई असमानता होगी, ना ही किसी तरीके से किसी सामाजिक तौर पर किसी से जाति पाति या धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव हो। ठीक है, इस तरह की ये मेन कंपोनेंट है समाजवाद के। अब हम अराजकतावाद और समाजवाद की बात करें तो देखिए अराजकतावादी जो मुख्य हैं, जो मैंने कहा था कि एनार्किस्ट, ठीक है, जो राज्य को नहीं मानते, जो राज्य को ख़त्म करने की बात करते हैं, उनमें मुख्यतः कौन कौन थिंकर हैं। पहले बिन्स्टले, ठीक है, ये सारे नाम आपने याद रखने हैं। ठीक है, आप ऐसे नोट कर लीजिए और इनको रोज़ रटते रहिए क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन से अराजकतावादी हैं। ठीक है, तो पहले बिन्स्टले, फिर विलियम गॉडविन, जोसेफ प्रूदोन, मिखाइल बाकुनिन और पीटर क्रोपोटकिन। ठीक है, ये सारे लोग जो है अराजकतावादी हैं। ठीक है, अब इनके जो आरंभिक विचार आते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं राज्य को समाप्त करके समानता स्थापित करने की बात कही गई है। ठीक है, तो उनका जो समानता स्थापित करने का जो विचार था कहीं ना कहीं वो समाजवाद के साथ मिलता जुलता है। इसीलिए इन लोगों को, ये जो अराजकतावादी, इनको कहीं ना कहीं समाजवादी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अगर हम ओवरऑल समाजवाद के बारे में बात करें तो हमने क्या देखा कि समाजवाद क्या है, व्यक्तिवाद का उल्टा। पहली बात तो यह है कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है व्यक्तिवाद जो है व्यक्ति को आगे लेकर चलता है, लेकिन समाजवाद जो है समाज या कम्युनिटी को आगे लेकर चलता है, जिसमें व्यक्ति को सेकेंडरी पे रखता है, जबकि व्यक्तिवाद में व्यक्ति प्रायोरिटी और समाज या सोसाइटी आपकी सेकेंडरी में रहती है। तो हमें ये देखने को मिलता है कि समाजवाद व्यक्तिवाद का बिल्कुल उल्टा है। क्यों, क्योंकि स्वतंत्रता की जगह ये समाज पर बल देता है। ठीक है, समानता पर बल देता है। ठीक है, क्यों, देखिए इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात नहीं की गई समाजवाद, बल्कि समानता की बात की गई ज़्यादातर आर्थिक क्षेत्र में। ठीक है,
ठीक है। और दूसरी बात, संसाधनों के सामुदायिक स्वामित्व पर बल, ना कि निजी, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी देखा कि जो आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उस पर कैसी ओनरशिप होनी चाहिए, एक सोशल ओनरशिप होनी चाहिए, ठीक है, एक कॉमन ओनरशिप होनी चाहिए, ना कि प्राइवेट ओनरशिप, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट ओनरशिप से जो साधनों को यहाँ पे निकाल करके सामुदायिक ओनरशिप या सामुदायिक स्वामित्व में देने की बात की जा रही है समाजवाद के अंतर्गत। तीसरा हमने क्या देखा इसमें कि राज्य की भूमिका पर बल दिया जाता है, ठीक है, कि राज्य ऐसी ऐसी नीतियाँ बना सकता है जिससे व्यक्ति को अब ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले ताकि वो अपनी प्रतिभा या अपने श्रम बल का इस्तेमाल करके अपना विकास कर सके। फिर पूंजीवाद का विरोध किया जाता है इसमें, ऑब्वियसली पूंजीवाद का विरोध किया गया, ठीक है, कि आपकी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो किसी सिंगल हैंड में या किसी सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए और कहीं ना कहीं प्राइवेट ओनरशिप नहीं होनी चाहिए आपकी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे, ठीक है। और न्याय स्वतंत्रता व समानता के तात्विक पक्ष पर बल दिया गया इसमें, ठीक है, कि न्याय स्वतंत्रता समानता की बात की गई, लेकिन ज़्यादातर किस क्षेत्र में, तात्विक पक्ष बोले तो आर्थिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा, ठीक है। और राजनीति की बजाय राजनीतिक की बजाय आर्थिक समानता, वही बात है, ठीक है, कि आर्थिक तौर पर जो असमानताएं नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपकी देखिए आप एक मेल है या फीमेल है, वो आपके साथ एक नेचुरल इनइक्वालिटी है, ठीक है, एक सामाजिक विषमता है, वो प्राकृतिक विषमता है, क्योंकि प्रकृति ने आपको जो है असमान बनाया, किसी को कमज़ोर बनाया, किसी को ताकतवर बनाया, ठीक है, वो हुई आपके साथ प्राकृतिक असमानता। लेकिन बाकी की जो असमानता है जो आर्थिक क्षेत्र में, ठीक है, सामाजिक क्षेत्र में जो समानताएं फैलाई, ये कहते हैं कि वो समाज के द्वारा बनाई गई असमानताएं, ठीक है, लोगों के द्वारा, ज़्यादातर पूंजीपतियों के द्वारा बनाई गई या पूंजीपतियों के द्वारा क्रिएट की गई असमानताएं हैं, तो उनको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। इसीलिए उनको ख़त्म करके जो है एक आर्थिक समानता पर बल दिया जाता है, ठीक है, समाजवाद के अंतर्गत। और दूसरी बात इसमें क्या की जाती है कि समाज में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी को समाप्त करके समानता पर बल दिया जाता है। तो ये सारी बातें अगर आप इन्हीं बातों को समझेंगे आपको पूरा समाजवाद समझ आ जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आप इस चार्ट को भी नोट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये हम पार्ट बी में डिस्कस करने वाले सारा ये, ठीक है, इसमें हम समाजवाद को फाइनली कंक्लूड कर देंगे पार्ट बी में, ठीक है, जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। लेकिन मैं आपको ये चार्ट यहीं पे बता देता हूँ। देखिए इसमें हमने क्या किया, समाजवाद के दो हमने फ्रेजेस देखेंगे यहाँ पे हम, ठीक है, एक समाजवाद और दूसरा आपका साम्यवाद है, जिसको हम साइंटिफिक सोशलिज्म भी कह सकते हैं, ठीक है। अब समाजवाद के अलग अलग जो वेराइटीज़ है, जिसमें एक यूटोपियन सोशलिज्म है, ठीक है, आपका कल्पना लोकीय जो समाजवाद है, जिससे जुड़े कौन कौन लोग हैं, चार्ल्स फूरियर है, सेंट साइमन है और रॉबर्ट ओवेन है। बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कल्पना लोकी या आप यूँ कहें कि जो आपके जो यूटोपियन थिंकर्स हैं वो कौन कौन है, ठीक है। तो इस तरह से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा हम विकासवादी समाजवाद की बात करेंगे, ठीक है, विकासवादी समाज जिसमें एवोल्यूशनरी या रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म की बात करेंगे, जिसके साथ जुड़े कौन है, वर्नस्टाइन जुड़े हैं, ठीक है। तो कई बार इस तरह से क्वेश्चन आता है कि विकासवादी समाजवाद से जुड़े हुए थिंकर कौन है, वर्नस्टाइन, ठीक है। जर्मन सोशलिज्म की बात करें जिसमें फर्डिनेंड लॉसेल की बात करेंगे, ठीक है, और फेबिनिज्म की बात करेंगे। फेबिनिज्म से जुड़े इंपॉर्टेंट थिंकर्स कौन कौन है, सिडनी बेब है, ग्राम वालास है, एनी बेसेंट है, बर्नार्ड शो है, हैरोल्ड लॉस्की, ये सारे जो है फेबिनिज्म से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है। और बात करेंगे हम श्रम संघवाद, जिसमें जॉर्ज सोरेल जुड़े हैं, और गिल्ड सोशलिज्म, ठीक है, इससे GDH कोल जुड़े हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद हम साम्यवाद के बारे में बात करेंगे, इसको साइंटिफिक सोशलिज्म भी कहते हैं, जिसमें मार्क्सवाद, लेनिनवाद, स्टालिनवाद, माओवाद व यूरो साम्यवाद, इन सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था अबाउट सोशलिज्म, ठीक है। मेन जो इसमें बातें हैं वो अगले आने वाले लेक्चर में आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले ही मिले। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक देखिए, आप एक बार उनको भी पुनः विजिट कर लीजिए, क्योंकि वो सारे आपके काम की चीज़ें, आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है वो सारी वीडियोस, ठीक है। तो आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है और आपको ये लेक्चर भी अच्छे से समझ आया होगा। और इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वो चीज़ नहीं देखेंगे तो बहुत कुछ आप मिस कर जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।